हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के इस वीडियो में हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं MHI 106 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इससे पहले मैंने MHI 106 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1 बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर आपको PDFs भी अवेलेबल करवाते हैं। हमारी वेबसाइट है हिंदुस्तान नॉलेज, वहाँ से जाकर आप लोग अपने PDFs को भी डाउनलोड कर सकती हैं। सो स्टूडेंट शुरू करते हैं। अभी जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको बताना है व्हाट वर द मेन कंसर्न ऑफ द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी। तो आप सभी को पता होगा कि जब हमारी 19th सेंचुरी जो थी उस टाइम पर क्या हुआ था, इंडिया के अंदर कई सारे धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे। अगर हम देखें तो उस टाइम पर समाज में कई सारी ऐसी कुप्रथाएं थी जिनको ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था। तो उन कुप्रथाओं को ख़त्म करने के लिए रिफॉर्म मूवमेंट्स की शुरुआत हुई थी। So the social religious reform movement of the 19th century in India are aimed at addressing various social, religious and cultural इश्यूज। तो इनका काम क्या था कि जो कई सारे सोशल, रिलीजियस और कल्चरल इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करना, जो कि इंडियन सोसाइटी में प्लेग की तरह फैले हुए थे। दीज मूवमेंट्स इमर्ज एज अ रिस्पॉन्स टू द सोशल इनजस्टिस, रिजिड रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड द नीड फॉर मॉडर्नाइजेशन। अब यहाँ पर ये जो मूवमेंट है ये क्यों शुरू हुए, क्यों हुए? तो पहला रिस्पॉन्स था ये समाज में जो भी इनजस्टिस थे, समाज में जो भी असमानता थी उसको ख़त्म करने के लिए, अमीर गरीब का जो फ़र्क था, विमेन और मैन के बीच में जो असमानता थी उसे ख़त्म करने के लिए, जातिवाद को ख़त्म करने के लिए, धर्म के आधार पर जो भेदभाव थे उन्हें ख़त्म करने के लिए, उन सब के लिए ये रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुए थे। साथ ही साथ जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी जिसमें सती प्रथा है ना, ये सारी चीज़ें थी, उनको ख़त्म करने के लिए शुरू हुआ था। तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, द रिफॉर्मर्स फोकस ऑन इरेडिकेटिंग सोशल ईविल्स। तो यहाँ पर जो है सामाजिक बुराइयाँ किन्हें कहा गया है, इसमें आपका कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जातिवाद आता है, अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत आता है या अछूतता जिसे आप कह सकते हैं, सती प्रथा आता है और चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह भी आता है। तो ये सारे के सारे आपके क्या थे, समाज में जो कुरीतियां थी उन्हें समाप्त करने के प्रति जो है ये रिफॉर्म मूवमेंट्स शुरू हुए थे। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे रिलीजियस रिफॉर्म्स की। तो रिफॉर्मर्स का एम था टू प्योरीफाई एंड मॉडर्नाइज रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ये जो रिफॉर्मर्स थे ये चाहते थे कि जो भी हमारा रिलीजन है उसको हम प्योरीफाई कर दें, उसके अंदर जो भी पुराने रिचुअल्स हैं और सुपरस्टिशंस हैं उन्हें हमें ख़त्म करना है। तो सुधारकों का उद्देश्य धार्मिक प्रथाओं को पवित्र और आधुनिक बनाना था, जो अक्सर पुराने रीति रिवाजों और अंधविश्वासों को चुनौती देते थे। वे धर्म में तर्कवाद और आध्यात्मिकता की आवश्यकता पर बल देते थे। तो वो क्या कहते थे कि धर्म में थोड़ा सा तर्कवाद भी होना चाहिए, तर्क होना चाहिए और लोगों को आध्यात्मिक होना चाहिए। हमारे जो लीडर्स हैं उनके नाम आप बताएंगे तो इसमें आप हैं राजा राम मोहन रॉय एंड स्वामी विवेकानंद जी। कॉल्ड फॉर द रिफॉर्म ऑफ हिंदुइज्म एंड अदर रिलीजन्स टू मेक दैम मोर रेलिवेंट टू द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। तो यहाँ पर इन्होंने हिंदुइज्म जो है और जो दूसरे रिलीजन्स हैं उन सब के अंदर रिफॉर्म्स की बात की थी। ठीक है, रिफॉर्म्स की बात की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देन आप बताएंगे कि प्रमोशन किया इन लोगों ने एजुकेशन का। तो वन ऑफ द की कंसर्न्स ऑफ द रिफॉर्मर्स वाज टू स्प्रेड एजुकेशन। यहाँ पर जो इनका काम है वो क्या है, इन्हें जो है एजुकेशन को स्प्रेड करना था, स्पेशली अमंग वुमेन एंड लोअर कास्ट। तो जो वुमेन थी और जो लोअर कास्ट के लोग थे उनके अंदर इन्हें यहाँ पर क्या इनका एम था कि उन लोगों को पढ़ाया लिखाया जाए। दे बिलीव दैट एजुकेशन वॉज क्रूशियल फॉर पर्सनल एम्पावरमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस। तो इनका क्या बिलीव था कि जो एजुकेशन होती है वो व्यक्ति की पर्सनल एम्पावरमेंट के लिए और समाज की प्रोग्रेस के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। एफर्ट्स वर मेड टू स्टैब्लिश स्कूल, कॉलेज एंड लिटरेसी प्रोग्राम। तो सुधारकों की एक प्रमुख चिंता शिक्षा का प्रसार थी, खासकर महिलाओं और नीच जातियों के बीच। उनका मानना था कि शिक्षा व्यक्तिगत सशक्तिकरण और सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक है। स्कूलों, कॉलेजों और साक्षरता कार्यक्रमों की स्थापना के लिए प्रयास भी किए गए थे। फिर यहाँ पर इंडियन सोसाइटी को मॉडर्नाइज किया गया। जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने इंडिया में साइंटिफिक थिंकिंग और वेस्टर्न एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। तो सुधारकों ने भारतीय समाज को वैज्ञानिक सोच और पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देकर आधुनिकीकरण करना चाहा। ठीक है, वे भारतीयों को आधुनिक विचारों को अपनाने और उन पुरानी कस्टम और विश्वासों को नकारने के लिए प्रोत्साहित करते थे, जो कि भारतीय समाज की प्रगति में बाधक है। तो जो भी पुराने कस्टम्स और बिलीव्स हैं, ठीक है, उनमें जो भी मतलब बाधा है वो बाधा बनते थे प्रगति में। ठीक है, पुराने कस्टम्स और जो बिलीव्स हैं वो किस में बाधा बनते थे स्टूडेंट्स? प्रगति में बाधा बनते थे। इसकी वजह से उनको खत्म करने की जो बात है वो की गई थी। ओके, इसके बाद आता है इक्वेलिटी एंड ह्यूमन राइट्स। तो द रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑल्सो फोकस ऑन प्रमोटिंग इक्वेलिटी और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने की बात की। चाहे कोई भी लीडर हो, ठीक है,
चाहे ज्योतिराव फुले हों, चाहे BR अम्बेडकर हों, हर किसी ने जो है इक्वालिटी को लेकर आने की बात की ताकि समाज के अंदर जो लोअर कास्ट हैं उनकी अपलिफ्टमेंट हो सके। लोअर कास्ट के लोगों के साथ उस टाइम पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। तो उनके राइट्स के लिए और उनकी डिग्निटी के लिए यहाँ पर जो ये मूवमेंट्स हैं ये चलाए गए थे। तो सुधार आंदोलनों का ध्यान सभी व्यक्तियों के लिए समानता और मानव अधिकार को बढ़ावा देने पर भी था, चाहे उनका सामाजिक स्थान कुछ भी हो। नेता जैसे कि ज्योतिराव फुले और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने नीच जातियों के उत्थान के लिए काम किया और उनके अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष किया। इसके बाद आप बताएंगे सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वहां पर कॉलोनियल रूल के टाइम पर क्या सोशल स्ट्रक्चर था वो आपको बताना है। सो ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया द सोशल स्ट्रक्चर्स इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया अंडरवेंट सिग्निफिकेंट चेंजेस ऑल्दो मेनी ऑफ द इंडिजिनियस ट्रेडिशंस एंड सिस्टम रिमेन इंटैक्ट। तो सोशल लाइफ इन द रीजन वाज डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ द रेस्ट ऑफ द इंडिया। तो इनकी जो सोशल लाइफ थी वो बाकी के जो इंडियंस हैं उनसे थोड़ी सी कैसी थी, डिस्टिंक्ट थी, अलग थी, ठीक है। So it was shaped by a combination of indigenous tribal cultures, interactions with neighboring countries and colonial policies. अब यहाँ पर आप लोग बताएंगे ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वॉज प्रीडोमिनेंटली होम टू वेरियस इंडिजीनियस ट्राइबल सोसाइटीज। नॉर्थ ईस्ट में हमें पता है कि बहुत सारे जो हैं आदिवासी समुदाय जो हैं वो रहते हैं, ईच विद इट्स ओन यूनिक कल्चर, और हर एक आदिवासी जो समुदाय है उसका अपना एक सोशल स्ट्रक्चर होता है। These tribes has relatively egalitarian society where roles were often based on age, gender, ability rather than rigid caste system. तो यहाँ पर हमें कास्ट सिस्टम देखने के लिए नहीं मिलता। ये सोसाइटीज़ कैसी थी, समानतावादी व्यवस्था वाली सोसाइटीज़ थी, ठीक है, जहाँ पर भूमिकाएं अक्सर आयु, लिंग और क्षमता के आधार पर निर्धारित की जाती थी, ना कि कठोर जातिवाद प्रणाली के आधार पर। कई जनजातियों में मुखिया निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, लेकिन नेतृत्व साझा भी हो सकता था या बुजुर्गों की परिषदों द्वारा नियंत्रित होता था। बुजुर्गों की परिषद बनी होती थी, ठीक है। फिर आपको कॉलोनियल पॉलिसीज का इम्पैक्ट बताना है कि अब जब ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज बनने लग गई तो उसका नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। सो द ब्रिटिश colonial rule had a profound impact on the social structure of northeast India. The British introduced land revenue system which affected the tribal ways of land ownership and governance. तो यहाँ पर जो भू राजस्व प्रणालियां ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, ठीक है, ब्रिटिशों ने जो भू राजस्व प्रणालियां लागू की थी उसने आदिवासी भूमि स्वामित्व और शासकीय प्रथाओं को प्रभावित किया। यानी कि जो पहले से चला आ रहा था उनका सारा सिस्टम, वो सारा सिस्टम ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज की वजह से खराब हो गया। The settled agriculture system in some parts lead to change in the traditional practice of the shifting cultivation. Traditionally वो लोग वहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने उन्हें मजबूर किया कि वो लोग जो हैं स्थिर कृषि प्रणाली करें। चाय के बागानों में उनसे काम करवाने लग गए वो, जिसके परिणाम स्वरूप प्रवासी जनसंख्या में वृद्धि हुई और इससे आदिवासी समुदायों और बाहरी लोगों के बीच सामाजिक तनाव पैदा हुआ। तो जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने यहाँ पर एक तनाव वाली स्थिति बना दी, क्योंकि उनकी वजह से इमाइग्रेंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा आने लग गए थे और जो आपकी इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ थी, ठीक है, उनके साथ उनके सोशल टेंशन्स उनकी होने लग गई थी। फिर आप वुमेन का रोल बताएंगे तो कई सारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो वुमेन है वहाँ पर हायर स्टेटस जो है इंजॉय करती थी ट्राइबल कम्युनिटीज़ पहले, और जो वुमेन है उनका प्रॉपर्टी पे कंट्रोल होता था, डिसीजन मेकिंग में वुमेन्स का रोल होता था। अगर हम यहाँ पे नागा ट्राइब की बात करें तो जो वुमेन है दे हैड एन इंपॉर्टेंट रोल इन फैमिली एंड कम्युनिटी मैटर्स। तो हाउएवर कॉलोनियल रूल इंट्रोड्यूस न्यू जेंडर नॉर्म्स, लेकिन जब यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने जेंडर के दूसरे नॉर्म्स लेकर आए जो कि वुमेन का जो पुराना ट्रेडिशनल स्टेटस था उसको इफेक्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो कई आदिवासी समुदायों में महिलाओं की स्थिति अन्य भागों की तुलना में अपेक्षाकृत उच्च थी और वे अक्सर संपत्ति पर नियंत्रण रखा करती थी, निर्णय निर्माण में भाग लेती थी और सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रहती थी, यानी कि बहुत अच्छी स्थिति थी। लेकिन जब बाद में औपनिवेशिक शासन आ गया यहाँ पर तो नए नए लिंग मानदंड उन्होंने पेश किए, जिसका प्रभाव क्षेत्र में महिलाओं की पारंपरिक स्थिति पर पड़ा। फिर क्रिश्चियनिटी का भी इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि ये लोग अपने क्रिश्चियन धर्म का प्रसार कर रहे थे। तो जो मिशनरीज हैं उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सोशल स्ट्रक्चर को बनाने में। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन्होंने एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया और वेस्टर्न स्टाइल के स्कूल्स खुलवा दिए वहाँ पर। तो जो इंडिजीनियस एजुकेशन थी उनकी वो सब खत्म हो गई और कन्वर्जन होने लग गया क्रिश्चियनिटी में, लीडिंग टू न्यू सोशल आइडेंटिटी एंड समटाइम टेंशन बिटवीन कन्वर्टेड एंड नॉन कन्वर्टेड कम्युनिटीज़। तो क्या होता था कि जो कन्वर्टेड वाले थे और जो नॉन कन्वर्टेड वाले थे उनके बीच में फिर यहाँ पर क्या हो जाती थी, टेंशन्स भी हो जाती थी। तो यहाँ पर आपको ईसाई धर्म के प्रभाव के बारे में बताना है,
ठीक है, ओके। सो मिशनरियों ने औपनिवेशिक काल के दौरान उत्तर पूर्व भारत की सामाजिक संरचना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि कैसे जो मिशनरी हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा की शुरुआत की, विशेषकर पश्चिम शैली के जो स्कूल हैं उन्हें खोला, ठीक है, जिसने आदिवासी लोगों की सामाजिक स्थिति और भूमिकाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। ईसाई धर्म में धर्मांतरित होना सामाजिक मानदंडों में बदलाव लाया, जिससे नई सामाजिक पहचान उत्पन्न हुई और कभी कभी धर्मांतरित और गैर धर्मांतरित जो समुदाय होते थे उनके बीच में क्या देखने के लिए मिला, हमें तनाव देखने के लिए मिला। फिर आपको सोशल टेंशंस एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताना है। द colonial rule in northeast India also lead to social tensions between indigenous population and the colonial authorities, यानी कि अंग्रेजों के बीच में और जो इंडियंस थे उनके बीच में सोशल टेंशंस बढ़ने लग गई। सो देयर वर वेरियस रिबेल मूवमेंट्स एंड रेजिस्टेंट एक्शंस सच एज खासी अपराइजिंग and the Angami Naga uprising, where tribal communities resisted British control over their land, culture and social practices. तो उत्तर पूर्व भारत में औपनिवेशिक शासन ने आदिवासी जनसंख्याओं और उपनिवेशी अधिकारियों के बीच, साथ ही विभिन्न जनजातीय समूहों के बीच सामाजिक तनाव को जन्म दिया, जिसमें हमें कई सारे विद्रोह देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें आपका आ जाता है रिबेल मूवमेंट, विद्रोही आंदोलन, प्रतिरोध, ठीक है, खासी विद्रोह, अंगामी नागा विद्रोह, ये सारे के सारे जनजातीय विद्रोह भी हुए। अब फिर आप कंक्लूजन में क्या बताएंगे, दैट द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया ड्यूरिंग colonial rule was marked by a combination of indigenous practices and disruptive influence of British policies. So while many traditional structure persisted, colonialism brought about significant changes in land and ownership, gender roles and social identities. तो औपनिवेशिक शासन के दौरान क्या हुआ है कि जो उत्तर पूर्व भारत है उसकी सामाजिक संरचना में आदिवासी प्रथाओं और ब्रिटिश नीतियों का एक संयोजन था, जबकि कई पारंपरिक संरचनाएं पुरानी वाली जो चीजें थी वो बनी रही, पर कुछ नई चीजें भी आई। इसकी जो पीडीएफ है बच्चों वो आपको मिल जाएगी, आज रात तक अपलोड हो जाएगी हमारी वेबसाइट पे, आज रात को 11 बजे तक हो पाएगी वो अपलोड। और जो हमारा चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जब भी लाइव क्लास होगी या पीडीएफ के डायरेक्ट लिंक होंगे वो आपको वहाँ पे मिल जाया करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आगे हम आपके और भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाने वाले हैं।